Assalamu alaikum, dear readers. Welcome to Romantic Novels by Sahar. किस्त नंबर 20। अपनी हवेली में रचाई साजिशों में वो अपने सरदार की खुशी तो भूल ही गई थी कि उनकी खातिर उसने अब तक न जाने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की थीं और वो उसकी खुशी का ख्याल किए बगैर उसकी सरदारनी के खिलाफ न जाने कौन कौन सी साजिशों के जाल बुने बैठी थी। सफ़ीना बेगम को अपना दिल बोझल होता महसूस हुआ था। ज़ाकवान जो तो इस कबीले का सरदार होने के साथ साथ उनका सबसे लाडला पोता भी था, फिर वो अपनी साजिशों में उसकी खुशी और चाहत को कैसे फरामोश कर गई थी, मैं खुद ही देख लेता हूँ और तुम लोगों से बाद में पूछता हूँ। यज़दान उन सब पे कड़ी निगाह डालता सीढ़ियों की जाने पड़ गया था। सब कमरों को चेक करते आखिर में आते वो एक कमरे पे आके रुक गया था जिसे अंदर से लॉक किया गया था। यज़दान ने फ़ौरन मुलाजिमा को कहकर कीज़ मंगवाई थी। हल्के से हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोलते उसकी नज़रें सामने नजर आते बेपनाह दिलकशी भरे क़यामत खेज़ मंज़र पर जम सी गई थी। वो बाहर से तो गुस्से में आया था, मगर सामने का होशरुबा मंज़र देख उसका सारा गुस्सा उड़न छू हो चुका था। सरशान ने अभी अभी शॉवर लिया था, टॉवल से अपने गीले बालों को खुश करती वो तो बच्चे से बेनियाज अपने आप में मगन यज़दान शाह के होश भी गुम कर गई थी। वो बिना आवाज़ पैदा किए धीरे से दरवाजे बंद करता उसकी छानी पड़ा था। वो इस वक्त रस्म के मुताबिक लाल रंग के फुल कामदार सूट में मलबूस बेपनाह दिलकश नजर आ रही थी। बालों को सुलझाकर कमरे पर डालती वो ड्रेसिंग टेबल की जानी पड़ी थी और वहाँ रखी लिपस्टिक उठाकर अपने होठों पर लगाती वो पूरी तरह खुद में मगन थी। जब अचानक निगाहों की तपश महसूस करते वो चटकी थी। उसने निगाहें ऊपर उठाई थीं जब मिरर में अपने पीछे उभरते अक्स को देख उसका दिल थक से रह गया था। ये शख्स यहाँ तक कैसे पहुँचा था? उसने तो मुलाजमीन को अच्छा खासा डरा धमका कर भेजा था। जरजान के हाथ से लिपस्टिक छूट कर नीचे गिरी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जरजान ने अपनी घबराहट पे काबू पाते पलटकर गुस्से भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा था, जिसकी वालहाना दीवान भी भरी निगाहें सरजान के लाल लिपस्टिक से सजे होंठों पे थी। सरजान उसकी वही रात वाले अंदाज देख अंदर तक लरज उठी थी। ऊपर से वो सुबह सुबह जो झटका दे चुकी थी, उसके बाद तो यज़दान शाह को वो मज़ीद छेड़ गई थी। ये मेरी हवेली है और तुम मेरी बीवी। ना ही कोई मुझे यहाँ आने से रोक सकता है और ना ही तुम्हारे पास आने से। यज़दान उसके नहायत करीब आन खड़े होते बोला था, मगर मुझे तुम जैसे धोखेबाज इंसान से कोई बात नहीं करनी। सरचान उसे दूर धकेल उसके पास से हटना चाहता, जब उसी लम्हे यज़दान उसके कमरे में बाजू हमायल करता उसे अपने करीब खींच गया था। तुम्हारी लिपस्टिक बहुत खूबसूरत है, क्या इसका टेस्ट भी इतना ही अच्छा है? यज़दान की निगाहें उसके लाल रस भरे होंठों पे थीं। सरचान को उसके खतरनाक तेवर देख अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थीं। वो उसके इरादे बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं मज़ीद नाराज़ हो जाऊंगी तुमसे। ज़रजान बेख्तियार उसके होठों पे हाथ रख दी उसे बांस रखने की एक कमज़ोर सी कोशिश कर गई थी। सुबह जो शदीद झटका दिया है उसका हिसाब भी तो लेना है ना मेरी जान। वैसे भी अभी तो मेरी रोज़ की डोज होने वाली है, जिसे मैं रोज़ सूद समेत वसूलूंगा। यज़दान उसे मज़ीद ज़रा सा भी मौका दिए बगैर उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरता उसकी होंठों पे चुका था और उसकी सांसों को अपनी सांसों में उलझाता चला गया था। सचान की आंखों की पुतलियां नाकाबिले यकीन तक फैल गई थी। उसने यज़दान के सीने पर दबाव डालते उसे दूर करना चाहा था, जिसके जवाब में यज़दान उसके होंठों में अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत करता उसकी कमर में बाजू हमायल करता उसे ऊपर उठा गया था। दरजान की मजामत के नतीजे में उसके लफ्ज़ में मज़ीद तेज़ी आ जाती थी, जो बर्दाश्त न कर पाते सचान ने हथियार डाल दिए थे। कुछ लम्हों बाद यज़ान को उसकी सांसें मद्धम होती महसूस हुई थीं, जिस पर न चाहते हुए भी उसे आज़ाद करता वो उसकी जान बख्शी कर गया था और उसके लरजते कपकपाते वजूद को अपने सीने में भींच चुका था। आइंदा आइंदा मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत ज़िंदगी, वरना मेरी अगली सज़ा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम। यज़दान अपने सीने पे उसकी सांसों का नरम गरम लम्स महसूस करता उसके कान से बाल हटाते सरगोशी नुमा लहजे में बोलता उसे सर से पैर तक लाल कर गया था। जरजहान ने कुछ देर खुद को नॉर्मल किया था और अगले ही लम्हे वो उससे फासले पे होती खूनखार निगाहों से देखने लगी थी। और जो तुमने मेरे साथ किया उसकी सज़ा कौन देगा तुम्हें? बोलो,
मुझे जो तड़पाया उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए तुम्हारी? मुझे इतने सालों तक अपनी असलियत छुपाकर जो बेवकूफ़ बनाया, उसका हिसाब कौन देगा? तुम्हें सज़ाएँ देनी बहुत आती हैं ना? अपने कसूर की क्या सज़ा दोगे खुद को? बोलो सैयद यज़दान शाह, इस झूठ और धोखे की क्या सज़ा होनी चाहिए? सरजान उसके बालों को मुट्ठियों में दबोचते गुस्से से चिल्लाई थी। यज़दान अपनी बीवी का जंगली मूड ऑन होते देख मुस्कुराया था। अब फिर उसकी खैर नहीं होने वाली थी। मेरी जान, आपकी हर सज़ा इस बंदा नाचीज़ की आंखों पर। आप हुक्म तो करें। यज़दान उसका हर वार सहने को दिलो जान से तैयार था। तुम पूरा एक हफ्ता मेरे पास नहीं आओगे। मैं मेहरजान के साथ रहूँगी और तुम अपने अलग कमरे में। और तुमने मुझसे ये सब इतने टाइम क्यों छुपाया? पहले मोहब्बत से ही इनकारी हो जाना और आप यूँ शादी कर लेना। इस सब के पीछे क्या रीज़न है? तुम्हें सब बताना होगा मुझे। अगर मेरी सज़ा मंज़ूर है तो बताओ, वरना ज़रजान उसे तेज़ निगाहों से घूरते बोली थी, जो नहायत ही शराफ़त के साथ उसकी सारी बात सुन रहा था। वरना क्या? यज़दान ने सवालिया निगाहों से उसे घूरते वरना का मतलब जानना चाहा था। अनायशा होश में आते ज़ाकवान का पूछने लगी थी, मगर ज़ाकवान ने उससे मिलने से सख्ती से इनकार कर दिया था। जो बात पूरी हवेली में फैल चुकी थी कि सरदार ने अपनी सरदारनी से मिलने से इनकार कर दिया है। शबनम ने अनायशा को हवेली में उसकी बेहोशी के दौरान हुआ सारा वाक़या कह सुनाया था, जो सुनते ही अनायशा को गहरा शौक लगा था। उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचाई गई थी और उसे खबर भी नहीं हुई थी। अनायशा को सागवान का वो खौफनाक रूप देख पहले ही बहुत डर लग रहा था। ये सब सुनते तो वो मज़ीद सहम चुकी थी, मगर वो जानती थी उसकी इस बेवकूफ़ी बल्कि संगीन गलती पर जाकवान उससे शदीद नाराज़ था। जो चीज़ अनायशा को बेचैन कर रही थी। तुम बोलो ना उसे, मुझे बात करनी है उससे। अनायशा ने शबनम के हाथ थामते उसे जाकवान तक अपना पैगाम पहुंचाने को कहा था। सरदार साईं कल रात से स्टडी रूम में ही मौजूद हैं। वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है और साईं जिस कदर गुस्से में हैं, कोई वहाँ जाकर अपनी मौत को दावत नहीं देना चाहता। और आप पर तो साईं को सबसे ज़्यादा गुस्सा है। मेरा मशवरा तो यही है सरदार जी, अभी मत जाएं। साईं का गुस्सा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। शबनम ने उसे मुखलिसाना मशवरे से नवाजा था। जब उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए अनायशा सर तासुरात के साथ बैठ की जाने बड़ी थी। सरदारनी, मेरी बात सुने। हॉल कमर से गुजरते अनायशा का रुख स्टडी की जानिब था। हॉल में बैठी बाकी सब खवातीन भी अनायशा की जानिब मुतवज्जो हुई थीं। सरदारनी, रुक जाएं, साईं बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। शबनम हाँफती काँपती उस तक पहुंची थी। सरदारनी, इस वक्त सरदार साईं के पास जाना ठीक नहीं है। वो बहुत गुस्से में हैं। सफ़ीना बेगम अपनी जगह से उठती अनायशा को वहीं रोक गई थीं। जब अनायशा ने इंतहाई सरदुस्पार तासुरात के साथ उन्हें देखा था, ऐसा कोई गुस्सा या कोई भी जज्बा है ही नहीं जो मुझे मेरे सरदार के करीब जाने से रोक सके। अनायशा उन सबको खामोश करवाती स्टडी रूम में दाखिल हो चुकी थी, जहाँ सामने ही जागवान जोतोई रिवाल्विंग चेयर पर झूलता दिखाई दिया था। वहीं रुक जाओ सरदारनी। जकवान की उसकी जानिब पुश थी, मगर अनायशा की ज़रा सी आहट पर भी वो पहचान गया था कि उसकी ज़िद्दी सरदारनी उस तक पहुंच चुकी हैं। मुझे तुमसे बात करनी है। अनायशा ने छोटे छोटे कदम उठाते उसके करीब आना चाहा था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपकी बेहतरी इसी में होगी कि अभी इसी वक्त यहीं से वापस लौट जाएं। अजान जागवान की गंभीर ठठरा देने वाली आवाज़ पर अनायशा खौफ से कांप उठी थी, मगर शदीद तरीन गुस्से में होते हुए भी जागवान जतोई ने अपनी सरदारनी की इज्जत और एहतराम में खलल नहीं आने दिया था। अनायशा को पहले ही उससे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। रही सही कसर सागवान के इस सर तरीन अंदाज ने पूरी कर दी थी। अनायशा की आंखों से आंसू बह निकले थे। तुम मुझे अपने पास आने से रोक रहे हो? अनायशा भीगे लहजे में बोलती। जागवान जतोई का दिल बेचैन कर गई थी, मगर वो मुठियां भींचते खुद पे जब्त करता यूं ही बैठा रहा था। वो उस लड़की की हर गलती माफ़ कर सकता था, मगर वो अपनी नादानी और जज्बातियत में खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, वो ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अपनी सरदारदी को ये बात समझा देना चाहता था कि आज जो हरकत उसने की है वो इंतहाई संगीन थी और उसके किस कदर बुरे नताइज निकल सकते हैं। आप चाह सकती हैं, मुझे इस वक्त आपकी सूरत भी नहीं देखनी। ज़ाकवान ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते उसे वहाँ से भेजना चाहा था, जबकि उसकी बात सुनकर अनायशा के आंसुओं में मज़ीद शिद्दत आई थी। तुम बहुत गलत कर रहे हो सरदार ज़ाकवान जतोई, मैं अब कभी बात नहीं करूँगी तुमसे। आई हेट यू। अनायशा अपने आंसू बेदर्दी से साफ करती वहाँ से निकल गई थी।
जबकि उसके जाते ही सागवान ने पूरी कुव्वत से अपना हाथ कांच के टेबल पे मारते उसे कई टुकड़ों में बांट दिया था। उसका पूरा हाथ लहूलुहान हो चुका था, मगर उसे अपने दर्द की जरा भी परवाह नहीं थी। उसे तकलीफ हो रही थी तो उन आंसुओं की जो अभी उसकी वजह से उसकी सरदारनी ने बहाए थे। जालिम मुझे बोलती हैं सरदारनी, अच्छा भला जज्बात से आरी इंसान था मैं, कभी कोई फैसला करते दिल की नहीं सुनी थी, मगर आपने इस दिल को जज्बात और एहसासात से रोशनास करके बहुत जुल्म किया है मुझ पे। ज़ाकवान के लहजे में अनायशा के लिए बेपनाह चाहत और अपने लिए उतनी ही बेबसी थी। वो उठा था और हमेशा की तरह अपना गुस्सा कम करने के लिए इतनी शदीद ठंड में ठंडे यख पानी से शावर लेने चल दिया था। वरना क्या? यज़दान ने सवालिया निगाहों से उसे घूरते वरना का मतलब जानना चाहा था। वरना जैसे तुम मुझे छोड़ के गए थे, वैसे ही मैं भी तुम्हें छोड़कर। ज़रजान की बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब यज़दान ने उसे अपने करीब तर करते, उसके नाजुक होंठों पे अपना जारहाना लम्स छोड़ते, उसके होश ठिकाने लगा दिए थे। ज़रजान तकलीफ के एहसास से कांप उठी थी। उसने यज़दान से दूर होना चाहा था, मगर कमर में पेवस्त होती यज़दान की उंगलियां उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा आई थीं। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया था कि उस भरे शख्स को न जाने इतना गुस्सा आया किस बात पे। आज तो ये बात बोली है, आइंदा अगर मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारी और अपनी जान एक कर दूंगा, फिर कोई गिला शिकवा करने के काबिल नहीं रहोगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम मुझे कोई भी सज़ा दे सकती हो, सवाए दूर जाने या रहने के। ज़रजान ने सहम कर खुद में सिमटते से यज़दान का ये जुनूनी अंदाज देखा था। आज तक उसने कभी यज़दान का ये रूप नहीं देखा था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये शख्स उसके पीछे ऐसा दीवाना है। उसके जुनूनी लम्स के नतीजे में ज़रजान की आंखों से आंसू बह निकले थे। तुम जंगली मुझे बोलते हो, मगर तुमसे बड़ा जंगली और वहशी इंसान कोई नहीं है, बल्कि तुमसे बड़ा पागल इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यज़दान शाह, अगर इतनी ही मोहब्बत थी तो तब मोहब्बत से इनकारी होकर भाग क्यों गए थे? तब तुम्हारी मोहब्बत कहाँ थी जब मैं तुम्हारी खातिर तड़प रही थी? तुम्हारी बेवफाई बर्दाश्त से बाहर थी मेरी। कई बार दिल चाहा था खुद को ख़त्म कर लूँ। ज़रजान उससे भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती चिल्लाई थी, जबकि यज़दान उसे यूं ही बाहों में लिए खड़ा उसे चीखता चिल्लाता देख रहा था। उसकी गुस्से से लाल होती रंगत का तो दीवाना था वो, इसीलिए अक्सर उसे जानबूझ के गुस्सा दिलाता था। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने देता? तुम मेरी जान हो यार, मेरी धड़कन बनकर इस सीने में धड़कती हो। तुम्हें छोड़ने पर ज़िंदगी छूट जाएगी मुझसे। वो इनकार भी तुम्हें पाने की खातिर ही था। यज़दान उसी के लाल पड़ते गालों पे हाथ की पुष्ट फेरता उनकी नरमी महसूस करने लगा था, जबकि उसके लम्स से घबराती ज़रजान उसका हाथ हटाने की नाकाम कोशिश करती रही थी। मुझे सच जानना है, ज़रजान बाज़िद थी। बहुत जल्दी पता चल जाएगा, अभी नहीं। मैं इतनी जल्दी हम दोनों के बीच दोबारा से कर्फ्यू नाफिज होते नहीं देख सकता। यज़दान उसे आज़ाद करते पीछे हटा था। तुम एक इंतहाई ज़रजान मेन बात पर आकर उसके यूं पीछे हटने पर तब उठे थी। उसके गिरबान अपनी गिरफ्त में दबोचते उससे कुछ सख्त कहना चाहा था, मगर यज़दान के बेबाक तासुरात देख वो अपनी ज़बान को ब्रेक लगा गई थी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ जो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसके बगैर एक पल नहीं रह सकता। यज़दान उसकी पेशानी पे लब रखते बोलता वहाँ से पलटा था। लिपस्टिक लगा लेना बहुत अच्छी लग रही थी। यज़दान दरवाजे तक पहुंचता पलट कर उसे शौक निगाहों से देखता सर से पैर तक लाल कर गया था। सरजान ने घबरा कर मिरर की जानिब देखा था, जिसके बाद वो यज़दान की जानिब देखने के काबिल भी नहीं रखी थी। उसके होंठों पे लिपस्टिक का नामो निशान तक नहीं था। यज़दान उसका गुलनार चेहरा मोहब्बत पाश निगाहों से देखता वहाँ से निकल गया था। कैसे हो? ज़ाकवान यज़दान से बगलगीर होता गर्म जोशी से मिला था, जबकि जवाबन यज़दान ने भी वैसा ही जवाब दिया था। अल्लाह के बाद आपका करम है सरदार साईं। यज़दान मुस्कुराकर जवाब देता उसके साथ सोफे पे बरचुमान हुआ था, जबकि उसके अंदाज पर साकवान मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। यहाँ अब कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने तुम्हें दिलशेर और मुझे तुम्हारा सरदार बनना पड़े। ज़ाकवान ने उसकी तसल्ली करते हकीकत का रुख दिखाया था। उन दोनों के कबीलों में कोई नहीं जानता था कि वो दोनों एक दूसरे को सालों से तो जानते थे, मगर सरदार और मुलाजिम की हैसियत से नहीं, बल्कि बेहतरीन जिगरी दोस्तों की हैसियत से।
وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگیوں کے ہر راز سے واقف تھے۔ ان دونوں کی کوئی بات ایک دوسرے سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ کچھ وجوہات ایسی تھیں جن کی وجہ سے یزدان شاہ کو اپنی اصل پہچان چھپا کر دل شیر بن کر یہاں آنا پڑا تھا۔ وہ یہاں موجود لوگوں کے اصلی چہرے دیکھنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھانے والا تھا۔ ویسے تم سردار کافی کھڑوس ہو، لیکن یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ بیوی تمہیں ٹکر کی ملی ہے۔ یزدان اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا، جس پر زاکوان کے چہرے کے تاثرات سرد ہوئے تھے۔ وہ کوشش کے باوجود بھی اپنی سردارنی کی غلطی کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ یہ سوچتے ہی اس کا دل بند ہونے لگتا تھا کہ اگر وہ وقت پر وہاں نہ پہنچتا تو کیا ہو سکتا تھا۔ آگے کا کیا پلان ہے تمہارا؟ سچان کو حقیقت سے کب آگاہ کرنے والے ہو تم؟ زاکوان نے خود کو نارمل کرتے اب کی بار یزدان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اسی بات کا ڈر لگ رہا ہے، حقیقت جان کر ایک بار پھر سے بدسن ہو جائے گی مجھ سے۔ اس کی تکلیف اور ناراضگی اب میں کسی قیمت پر افورڈ نہیں کر سکتا۔ یزدان کی آنکھوں میں سرچان کو کھو دینے کا خوف نمایاں تھا۔ تو مت بتاؤ ابھی کچھ بھی، ان لوگوں کے کھیل کا انہیں کے انداز میں جواب دیتے رہو۔ زاگوان کی بات پر یزدان اسبات میں سر ہلا گیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا محبت میں خود کو بھول جا کر ہم نے خود کو کمزور کر لیا ہے؟ کس ارادے سے آئے تھے ہم اور کیا ہو گئے ہیں؟ کسی سے کبھی ہار نہ ماننے والے اب خود سے ہی ہار رہے ہیں۔ زاگوان نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، مگر اس ہار کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ یزدان مسکرایا تھا، جس میں زاگوان نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ زاگوان کے کہنے پر اسجد اور شہربانوں کے نکاح کی تیاریاں جتوئی حویلی میں پورے زور و شور سے تیار ہو چکی تھیں، جو سن کر سبھی خوش تھے۔ مرد حضرات اگر دوسرے انتظاموں میں مصروف ہو گئے تھے تو خواتین اپنی جیولری اور کپڑوں کی ٹینشن میں پڑ چکی تھیں۔ حویلی کی تمام خواتین کے لیے حویلی کے اندر ہی بڑے بڑے ڈیزائنرز کے ڈریسز منگوا دیے گئے تھے۔ عنائشہ سے زاگوان کی ناراضگی ابھی تک چوں کی توں تھی۔ نہ وہ روم میں آیا تھا اور نہ ہی عنائشہ نے باہر نکل کر دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ غصے میں وہ نہ تو نکاح میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی اور نہ ہی کسی بھی معاملے میں کوئی حصہ لیا تھا۔ جو دیکھتے پہلے شہربان اور پھر اسجد اس کے پاس آئے تھے، ان کے بھرپور اصرار پر عنائشہ انکار نہیں کر سکی تھی۔ وہ ان کی لائف کا اتنا اہم مومنٹ اپنی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ناچاروں سے ان کی بات ماننی پڑی تھی۔ عنائشہ نے جیسے ہی ہال میں قدم رکھا، سب خواتین نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ سی گرین شرٹ ٹراؤزر میں زاگوان کی سیاہ شال شاہنوں کے گھر لپیٹے، وہ اداسی میں بھی بے پناہ حسین لگی تھی۔ سب کی نظریں اس پر ٹک سی گئی تھیں، لیکن اس کی سوجھی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ مسلسل روتی رہی تھی۔ سبھی جانتی تھی کہ زاگوان کی ناراضگی اور غصہ ابھی تک قائم تھا، جو بات خولا اور گلناز بیگم کے دل میں پھول کھلا گئی تھی، جبکہ سفینہ بیگم حسب معمول اس بار ان کی اس خوشی میں شریک نہیں ہوئی تھیں۔ وہ بس خاموشی سے ہر شے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں نے کہا تھا اس سردارنی کی یہ غلطی معاف نہیں ہو پائے گی۔ ویسے سردار صاحب کے دل سے جب کوئی ایک بار اتر جائے تو دوبارہ کبھی وہاں جگہ نہیں بنا پاتا۔ اب کیا ہوگا سردارنی کا؟ خولا نے آخری بات بآواز بلند کہی تھی، جو عنائشہ کے کانوں تک بآسانی پہنچ چکی تھی۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں، مگر جواب دینے کے لیے اس بار اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور نہ ہی وہ دینا چاہتی تھی۔ خولا، سوچ سمجھ کے بولا کرو، ہر وقت فضول کی ہانکنا اچھا نہیں ہوتا۔ سب لوگ جلدی سے اپنے سوٹ منتخب کریں، ابھی اور بھی بہت سارے کام پڑے ہیں۔ سفینہ بیگم کے ٹوکنے پر سب لوگ حیران ہوئی تھیں، جبکہ عنائشہ بنا کوئی سوٹ پسند کیے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ وہاں سارے بلوچی ڈریسز تھے اور نہایت ہی خوبصورت تھے۔ عنائشہ شہربانوں کے نکاح میں بلوچی لباس پہننے کا ارادہ ہی رکھتی تھی، مگر اس وقت اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ زاکوان جوتوئی کی ناراضگی اسے اتنا بے چین کر دے گی۔ شبنم، مجھے ابھی اور اسی وقت چاکلیٹ شیک بنا کر دو، جو آئس سے بھرا ہونا چاہیے۔ عنائشہ نے ایک جانب کھڑی شبنم کو حکم دیا تھا۔ وہاں موجود سب کی نگاہیں بے چین سے پھرتی عنائشہ پر تھیں۔ یہ لڑکی تو سائیں کی محبت میں پوری دیوانی ہو چکی ہے۔ ان کی ناراضگی پر دیکھیں کیسے بکھلائی بکھلائی پھر رہی ہے۔ کہیں یہ سب دیکھ سائیں اس سے راضی نہ ہو جائیں اور اس کی غلطی معاف کر دیں۔ خولا نے غصے سے پہلو بدلتے کہا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے
سائیں زیادہ دیر اس خوبصورت بلا سے ناراض رہ پائیں گے؟ کبھی نہیں۔ مجھے تو اتنی امید بھی نہیں تھی، گلناز بیگم چلے دل سے بولی تھی۔ عنائشہ کے ساتھ ساتھ شبنم بھی بے خبر تھی کہ عنائشہ کا دیا حکم سیڑھیاں اترتا ذاکوان سن چکا ہے۔ جی سردارنی سائیں۔ شبنم اس کے سر تاثرات دیکھ اس عجیب و غریب فرمائش پر حیران ہونے کے باوجود کچھ بول نہیں پائی تھی۔ شبنم رک جاؤ، ایسی کوئی شے بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذاکوان کی گمبھیر آواز نے شبنم کے قدم وہیں جکڑ دیے تھے۔ اس نے گھبرا کر عنائشہ کی جانب دیکھا تھا جو اس کے رکنے پر خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ باقی سب خواتین بھی کنکیوں سے یہ سب دیکھ سن رہی تھیں۔ شبنم تمہیں سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا ہے تم سے؟ عنائشہ نے ذاکوان کو صاف نظر انداز کرتے اس کا غصہ شبنم پر نکالتے تیز لہجے میں دوبارہ حکم دیا تھا۔ سردارنی سائیں۔ وہ شبنم گڑبڑا گئی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ تم جاؤ اپنا کام کرو۔ ذاکوان اسے چس سا کھڑا دیکھ وہاں سے جانے کا کہتا اس مظلوم سی لڑکی کو اپنی سردارنی کی خونخوار نگاہوں سے بچا گیا تھا۔ اب میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی بنا لیتی ہوں۔ عنائشہ اپنے سردار کے حکم پر ایک جگہ جم کر کھڑی ہوتی شبنم کو دیکھ غصے سے کہتی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ ذاکوان اپنی ضدی سردارنی کی اس ضد پر ناچار اس کے پیچھے کچن میں چل دیا تھا۔ وہ اس سے اب بھی شدید ناراض تھا، مگر وہ ناراضگی کے باوجود اسے ذرا سی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی نازک سردارنی وہ شیک پی کر اپنا گلا خراب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اس لیے وہ ایسا ہونے ہی نہیں دینا چاہتا تھا اور خود کو اس کے پیچھے جانے سے روک نہیں پایا تھا، جبکہ باقی سب حیرت و بے یقینی کے مارے اپنے سردار کو زندگی میں پہلی بار کچن میں جاتا دیکھ رہی تھیں۔ ہٹو آگے سے۔ عنائشہ اندر آتے ذاکوان کا غصہ ملازمین پہ نکالتی انہیں پیچھے ہٹا گئی تھی، جبکہ عنائشہ کے پیچھے اپنے سردار کو آتا دیکھ اس کے اشارے پر وہ سب خاموشی سے باہر نکل گئی تھیں۔ سردارنی آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کو وہ کام نہیں کرنے دوں گا جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، اس لیے یہ ضد چھوڑیں اور خاموشی سے باہر نکلیں۔ ذاکوان کڑے تیوروں کے ساتھ اسے گورتا مقابل آیا تھا جو فریج سے دودھ نکال رہی تھی۔ مجھے نہیں کرنے دیں گے مگر خود ہر وہ کام کریں گے جس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ سردار ذاکوان جو تھا یہ فکر کرنے کا جھوٹا ناٹک مت کریں۔ عنائشہ اس کے راستے میں آ کر کھڑے ہونے پر تپ کے بولی تھی۔ سردارنی میں پہلے ہی بہت غصے میں ہوں، مجھے مزید غصہ مت دلائیں۔ ذاکوان نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا ڈبہ لیتے اسے وون کیا تھا۔ وہ اسے صاف اگنور کرنا چاہتا تھا مگر چاہنے کے باوجود نہیں کر پا رہا تھا۔ تو میں نے کب کہا آپ سے کہ آپ یہاں میرے پیچھے آئیں؟ مت آئیں، جیسے پہلے بات نہیں کر رہے ویسے ہی مت کریں۔ عنائشہ روحان سی ہوئی تھی، اسے ذاکوان کا یہ سرد انداز برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ ہر پل اس کی توجہ کی عادی ہو چکی تھیں، اس کے لیے اگنورنس برداشت سے باہر تھیں۔